12 नवंबर 1996 की शाम को दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर चरखी दादरी में रहने वाले लोगों ने आसमान में बहुत तेज कड़कड़ाती बिजली को देखा और उससे पैदा होने वाली आवाज़ ने सबको दहशत में डाल दिया। लोगों को आसमान में आग का एक गोला दिखाई दे रहा था। चरखी दादरी के लोगों को कुछ समझ आता उससे पहले ही आसमान से लोहे के टुकड़े बरसने लगे। लोहे के टुकड़ों के साथ में इंसानों के कटे हुए अंग भी बरसने लगते हैं। ये सारा मलबा 7 किलोमीटर के दायरे में फैल जाता है। उस दिन भारत में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटी थी जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। दिल्ली के आसमान में 2 जहाज आमने सामने से ऐसे टकराए कि उस टकराव में उनका मेटल भी पिघल गया और उन दोनों जहाज़ों में बैठे 349 लोगों की बॉडीज़ के टुकड़े टुकड़े हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बागेश। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। 12 नवंबर 1996 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरेबियन एयरलाइन की फ़्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। इस जहाज़ में 312 लोग सवार हैं, जिनमें 231 लोग भारतीय हैं जो सऊदी अरेबिया में काम ढूंढने के लिए जा रहे हैं। और शाम के 6:30 बजे ये फ़्लाइट उड़ान भरती है। इस फ़्लाइट में बैठे लोग इस बात से अनजान हैं कि एक बड़ा ख़तरा इनकी ओर बहुत तेज़ी से बढ़ता ही चला आ रहा है और कुछ ही मिनटों में इस जहाज़ को चकनाचूर करने वाला है। दरअसल कजाकिस्तान देश से कजाकिस्तान एयरलाइन का एक चार्टर्ड प्लेन भारत आ रहा है, जिसमें कुछ कपड़ों के व्यापारी बैठे हैं और इस फ़्लाइट में 37 लोग सवार हैं। इस फ़्लाइट को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लैंड करना है। दरअसल 1996 में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज की तरह आधुनिक नहीं था। उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर का एक बड़ा हिस्सा इंडियन एयरफोर्स के लिए रिजर्व था। इस वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर फ़्लाइट्स के आने और जाने के लिए एक ही एयरवे मौजूद था। दरअसल एयरवे आसमान में जहाज़ों के आने और जाने के लिए एक पाथ होता है, उसी पाथ पर जहाज़ों को उड़ना होता है। यह बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे सड़क पर गाड़ियाँ चलती हैं और उस पर अलग अलग ट्रैफिक लेन्स होती हैं। उसी तरह आसमान में जहाज़ों के आने और जाने के लिए पहले से ही रास्ता निश्चित होता है। अब ज़रा सोचकर देखिए कि आने वाली गाड़ियों और जाने वाली गाड़ियों के लिए एक ही ट्रैफिक लेन हो तो क्या होगा। ज़्यादा चांसेस होंगे कि आमने सामने से गाड़ियाँ आपस में टकरा जाएं। इसी वजह से एयरपोर्ट पर आने वाले जहाज़ों के लिए अलग अलग एयरवे होता है और आने जाने वाले जहाज़ों के लिए एक अलग एयरवे होता है। अब चूँकि उस समय दिल्ली एयरपोर्ट का ज़्यादातर हिस्सा और एयर स्पेस इंडियन एयरफोर्स के लिए रिजर्व था, तो कमर्शियल फ़्लाइट्स का एक ही एयरवे पर आना और जाना लगा रहता। और 12 नवंबर 1996 की शाम को एक फ़्लाइट को यहाँ से टेक ऑफ करना था और दूसरी को लैंड करना था। एटीसी ने सऊदी अरेबियन फ़्लाइट को उड़ान भरने के लिए परमिशन दे दी। उस दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर एटीसी में इन फ़्लाइट्स को इंस्ट्रक्शन देने के लिए 42 वर्षीय बीके दत्ता ड्यूटी पर नियुक्त थे। दरअसल एक ही एयरवे पर आमने सामने से कोई फ़्लाइट आती है तो उनके बीच में 1000 फीट की वर्टिकल डिस्टेंस होनी चाहिए और 1000 फीट की दूरी बनाकर दोनों फ़्लाइट्स एक दूसरे के नीचे से आपस में गुजर जाती हैं। कजाकिस्तान एयरलाइन का प्लेन दिल्ली एयर स्पेस में प्रवेश कर जाता है। अब इन दोनों जहाज़ों को बीके दत्ता एक साथ गाइड कर रहे थे। कुछ समय बाद सऊदी अरेबियन का जहाज़ 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है और पायलट बीके दत्ता से 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के लिए क्लियरेंस मांगता है। बीके दत्ता सऊदी अरेबियन फ़्लाइट को 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के लिए परमिट दे देते हैं और अरेबियन फ़्लाइट 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर उड़ान भरने लगती है। उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर सिर्फ एक ही प्राइमरी रडार था जो केवल मॉनिटर पर फ़्लाइट्स को ब्लेम करके दिखाता था। प्लेन कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है या प्लेन की रफ्तार कितनी है, इन चीज़ों की जानकारी एक सेकेंडरी रडार से मिलती, लेकिन उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर सेकेंडरी रडार था ही नहीं। इस वजह से एटीसी को प्लेन की ऊंचाई और उसकी रफ्तार के बारे में प्लेन के पायलट के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता था। बीके दत्ता कजाकिस्तान एयरलाइन के पायलट को 15,000 फीट की ऊंचाई पर आने के लिए बोलते हैं और पायलट को बताते हैं कि उनके नीचे से सऊदी अरेबियन फ़्लाइट गुजरने वाली है, तो 1000 फीट की वर्टिकल डिस्टेंस बनाए रखें। बीके दत्ता अपनी स्क्रीन पर इन दोनों फ़्लाइट्स को एक दूसरे के पास आते हुए देख रहे हैं। ये दोनों ब्लिंकिंग डॉट्स एक दूसरे के पास आती जा रही हैं और देखते देखते ये दोनों ब्लिंकिंग डॉट्स एक दूसरे में फ्यूज हो जाती हैं। अब इन दोनों ब्लिंकिंग डॉट्स को एक दूसरे से दूर जाना चाहिए था, लेकिन एक दूसरे में फ्यूज होने के बाद अचानक ये डॉट्स स्क्रीन से गायब हो जाती हैं। बीके दत्ता समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ अनहोनी हो चुकी है। इधर दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर चरखी दादरी में रहने वाले लोगों को दिखाई देता है कि आसमान में बहुत तेज़ रोशनी के साथ जगमगा उठा है, जैसे मानो आसमान में बिजली चमक रही हो, और उन्हें बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देती है और आसमान से लोहे के टुकड़े बरसने लगते हैं।
ये दोनों विमान एक दूसरे से टकरा चुके थे। इधर कंट्रोलर दत्ता बार बार इन फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आता और बीके दत्ता की चिंता बढ़ती जाती है। उसी समय में वहाँ से अमेरिकन एयरफोर्स का एक प्लेन गुजर रहा था, तो अमेरिकन एयरफोर्स से पायलट ने एटीसी को बताया कि उसने आसमान में तेज़ रोशनी को देखा है। इसी के साथ कंट्रोलर दत्ता का शक यकीन में बदल जाता है। इधर क्रेस्ट साइट पर कई किलोमीटर के दायरे में लाशें और जहाज़ के टुकड़े बिखर जाते हैं। ये देश के इतिहास की पहली और इकलौती ऐसी घटना बन जाती है जिसमें दो प्लेन आपस में आसमान में टकराकर चकनाचूर हो गए हों। आखिर कहाँ पर गलती हुई कि ये दोनों प्लेन आपस में टकरा गए? क्या कंट्रोलर बीके दत्ता से कोई चूक हो गई थी या किसी तकनीकी खराबी की वजह से ये हादसा हुआ था? इसके लिए इस घटना की तहकीकात चालू की जाती है। घटना के अगले ही दिन दोनों ही जहाज़ों के ब्लैक बॉक्स को खोज लिया गया और इन दोनों ब्लैक बॉक्सेस को डिकोड करने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन ब्लैक बॉक्स में मौजूद डाटा को डिकोड होने में अभी बहुत टाइम था। जब तक इन्वेस्टिगेशन टीम इस घटना के अन्य पहलुओं की छानबीन में जुटी हुई थी, इस घटना के पीछे मेनली 3 कारण हो सकते थे। पहला कारण यह हो सकता था कि शायद दोनों ही फ्लाइट्स में से किसी एक फ्लाइट ने एटीसी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया। दूसरा कारण यह हो सकता था कि शायद किसी एक जहाज़ के इंस्ट्रूमेंट्स गलत रीडिंग्स दिखा रहे हों, जिस वजह से यह हादसा हो गया हो। तीसरा कारण यह हो सकता था कि शायद एटीसी में बैठे बीके दत्ता ने ही कोई गलत निर्देश दे दिया हो। यह गुत्थी तभी सुलझ सकती थी जब दोनों जहाज़ों के ब्लैक बॉक्स के डाटा को डिकोड किया जाए। कुछ दिन बाद ब्लैक बॉक्स का डाटा भी बाहर आ गया, जिसने इस घटना से संबंधित सभी सवालों से पर्दा उठा दिया। दरअसल इस घटना में बीके दत्ता की कोई भी गलती नहीं थी। बीके दत्ता ने तो दोनों ही फ्लाइट्स को सही इंस्ट्रक्शन दिए थे। पहले तो यह माना जा रहा था कि शायद सऊदी वाला प्लेन 14,000 फीट की बजाय 15,000 फीट की ऊंचाई पर चला गया होगा, लेकिन सऊदी वाला प्लेन 14,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ रहा था। इन दोनों जहाज़ों में टकराव भी 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ही हुआ था, तो कहीं ना कहीं गलती कजाक वाले प्लेन से ही हुई थी। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा होगा कि कजाक वाला प्लेन इतनी बड़ी गलती कर बैठा? दरअसल कजाक विमान कोई आम जहाज़ नहीं था, बल्कि यह एक कार्गो जहाज़ था जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोने का काम करता था। लेकिन इस जहाज़ को चलाना ही अपने आप में एक महाभारत था, क्योंकि जहां अन्य जहाज़ों को 1 या 2 पायलट चला सकते थे, लेकिन इस जहाज़ को चलाने में 5 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी और इन 5 लोगों में आपस में सही तालमेल होना बहुत ज़रूरी था। किसी एक की गलती भी एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकती थी और कजाक विमान के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल कजाक विमान में बैठे पायलट को इंग्लिश नहीं आती थी, इस वजह से वो एटीसी से जल्दी बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह पहले एटीसी द्वारा दिए गए निर्देशों को ट्रांसलेट करता, फिर उसका जवाब देता और इस काम के लिए जहाज़ में अलग से एक ट्रांसलेटर मौजूद था जो रेडियो कम्युनिकेशन को संभाल रहा था। लेकिन कजाक विमान के क्रू में एक और बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वह डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते थे, तो फीट और मीटर में वह कंफ्यूज हो गए। इस वजह से एटीसी द्वारा दिए गए निर्देशों का वह सही से पालन नहीं कर पाए और वह अपने प्लेन को 15,000 फीट की बजाय 14,000 फीट की ऊंचाई पर ले आए और सामने से आ रहे सऊदी प्लेन से टकरा गए। इस घटना में 349 लोगों की जान चली गई और उनके घर वालों को उनकी बॉडी भी नसीब नहीं हुई। सऊदी प्लेन के ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से यह भी पता चला कि जब यह प्लेन आपस में टकरा गए, उसके बाद उनके क्रू को यह पता चल गया कि अब वह नहीं बच पाएंगे, तो मरने से पहले उन्होंने अपनी इस्लामिक प्रार्थना बोली और सऊदी प्लेन की ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग वहीं ख़त्म हो गई। यह घटना देश के इतिहास की सबसे भीषण घटनाओं में से एक थी। इस घटना के बाद इस इंडस्ट्री में बहुत से बदलाव किए गए कि आगे फिर से ऐसी कोई घटना ना घटे। पहला बदलाव तो यह था कि विमानों के आने और जाने के लिए अलग अलग कॉरिडोर बनाए गए। दूसरा, सेकेंडरी रडार्स को इंस्टॉल किया गया, जिससे आसमान में उड़ने वाले जहाज़ों की सही पोजीशन का आकलन किया जा सके। और सरकार ने यह मैंडेटरी कर दिया कि अब हर उड़ने वाले जहाज़ में TCAS यानी ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लगाया जाए। दरअसल TCAS एक ऐसा सिस्टम है जो बताता है कि जब कोई जहाज़ किसी जहाज़ के सामने से आ रहा है तो उसमें एक अलार्म बज जाता है। यह सिस्टम पायलट को बताता है कि किधर मुड़ना है कि हादसे को टाला जा सके और कम्युनिकेशन मिस्टेक्स ना हो, इसके लिए अंग्रेजी भाषा को जरूरी कर दिया गया। अगर कोई पायलट है तो उसको अंग्रेजी आना अनिवार्य है। इन बदलावों के बाद सौभाग्य से आज तक 2 विमानों के बीच मिड एयर कोलिजन नहीं हुआ। हालांकि आसमान में उड़ रहे जहाज़ों के साथ कभी कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है जो सबको हैरान कर देती है।